फॉर्मेट मिक्सिंग क्यों हो रही है? सलमान अली आगा तो टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है, तो सलमान अली आगा T20 के कैप्टन सलमान अली आगा पे जा रहे हैं ना, मुझे जस्टिफाई करने दे। वो टीम जिसके पास 2007 में ओपन इमरान नज़ीर करता था, और उसके बाद कामरान अकमल भी उनके साथ करते थे, उसके बाद मोहम्मद हफीज़, शर्जील खान, ये ओपनर थे। और आज उस टीम को आप देखें, कोई भी इंसान जो होता है ना, उसको आपको पब्लिक प्लेस पे इस तरह करने की इजाज़त नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान सिर्फ 3 T20 मैचेस खेले हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में उनके 3 ही कोचेस चेंज हुए हैं। अबू बकर, ये पाकिस्तान की जो पीसीबी की इंस्टेबिलिटी है, ये कब ख़त्म होगी? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स हों या टेस्ट्स हों, लेकिन इतना ज़्यादा जब रजीम चेंज हो रहा होगा और इतने ज़्यादा जब आप कोचेस को बार बार चेंज कर रहे होंगे और कैप्टनसी में भी इंस्टेबिलिटी रही है, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो अगर जो हेल्थ पे स्टेबिलिटी नहीं है? यार, ये T20 वर्ल्ड कप से लेके मसला नहीं चल रहा। पिछले मेरे ख्याल से जब से रमीज़ राजा का टेन्योर ख़त्म हुआ है ना, उससे लेके अब तक आई थिंक मुसलसल ये चीज़ चल रही है। इवन चेयरमैन भी 2-3 चेंज हुए हैं, और उसके बाद कप्तान, फिर हर बंदा अपना सेटअप लेके आता है, लेकिन अभी कोचेज़ जो हैं वो एक ही टेन्योर में चेंज हो रहे हैं। सो आई थिंक सो इस चीज़ से अब ये तो प्लेयर बता सकते हैं कि कितना इफेक्ट होती है उनकी गेम, लेकिन डेफिनेटली चेंज तो हो रहे हैं। अभी गैरी क्रिस्टन जो हैं वो पाकिस्तान के कोच थे, और उन्होंने एक भी वनडे में कोचिंग किए बगैर रिज़ाइन किया, और T20 वर्ल्ड कप के बाद से ये लग रहा था कि वो प्लान करेंगे पाकिस्तान आगे मूविंग टूवर्ड 2026 का T20 वर्ल्ड कप कैसी टीम बनाएगा। लेकिन खैर उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद गिलिस्पी तो ज़ाहिर है इंटरिम कोच थे, ये पता था कि एक नया कोच आना है, लेकिन अब ये कि आकिब जावेद भी जो आए हैं ना, वो इंटरिम कोच हैं। आकिब जावेद भी इंटरिम है, सही कह रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना मसला के आकिब जावेद भी अभी इंटरिम कोच हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान एक नया वाइट बॉल हेड कोच अपॉइंट करेगा जो कि लॉन्ग टर्म होगा या परमानेंट होगा। वो तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से पीसीबी की पॉलिटिक्स ऑपरेट करती है, अगर यही टेन्योर रहा और परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आई थिंक आके अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक मैंने ये भी सुना था कि उनका जो एम है वो थोड़ा सा उस तरफ भी रोल जा रहा था, वो जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस वाला रोल होता है, ही वांट्स टू वर्क इन एट द ग्रासरूट लेवल। अगर वो करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, पीसीबी कुछ भी चाहता है उनको करना, वो तो मसला नहीं है। मतलब क्या करते हैं, किसको हाई परफॉर्मेंस में अपॉइंट करते हैं, लेकिन मसला ये है पाकिस्तान टीम के जो कोचेज़ हैं ना, अब मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन बने हैं, अब उनके साथ भी एक परमानेंट कोच होना चाहिए, ताकि कैप्टन को भी पता हो मुझे किस बंदे के साथ जो है वो चलना है, और फिर प्लेयर्स को भी पता हो, क्योंकि कोचेज़ और कैप्टन्स जो हैं वो प्लेयर को सिक्योरिटी देते हैं कि भाई हमने आपको सेलेक्ट किया। और पूरी स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक टाइम ड्यूरेशन है, 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, तो वो उनको पता होता है कि एक पूल ऑफ प्लेयर्स वो चूज़ करते हैं और फिर उनको साथ साथ लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल। और मुझे आकिब जावेद की अपॉइंटमेंट से बिल्कुल भी मसला नहीं है, क्योंकि आकिब जावेद ने टीम सेलेक्ट की, 11 बनाई, एक 11 को ये मैचेस सीरीज खिलाई वनडे की और T20। लेकिन आपको नहीं लगता कि गिलिस्पी ने पाकिस्तान को इतने अरसे बाद एक ओडीआई सीरीज जितवाई ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या उनको क्यों हम मतलब लॉन्गर रन क्यों नहीं दिया? उनको जो ऑफ़र भी हुई एक रोल की, मैंने देखा था कि तो उनको सेम पे रोल में आई थिंक वो कह रहे थे कि अपने रोल्स को वो एक्सपैंड कर लें लिमिटेड ओवर्स में। तो जाहिर है अब एक बंदे को आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया है एक जॉब के लिए, और उसके बाद आप उसे कह दो कि आप 2 फॉर्मेट और ले लो, तो इस तरीके से वो अपना बिला वजह पैसों उन्हीं पैसों में रोल एक्सपैंड तो नहीं करेगा ना। देखो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। गिलिस्पी वाज जस्ट अ हेड कोच, जैसा कि उन्होंने खुद बोला कि आई एम जस्ट मैच डे स्ट्रैटेजिस्ट। सो टीम किसने सेलेक्ट की? आकिब जावेद और उनकी सिलेक्शन कमेटी ने। 11 कौन बनाता है? सिलेक्शन कमेटी, जो कि ऑफिशियल चीज़ है, और कोई मसला नहीं, वो बनाते हैं। अब उन्होंने एक टीम बनाई, वो खेल रही है, तो अब जो उन्होंने एक प्लान बनाया, जिम्बाब्वे टूर की टीम भी साथ सेलेक्ट की है। दैट मीन्स के उमैर बिन यूसुफ, अरफात मिनाज, सुफियान मुकीम, इन प्लेयर्स को एक लॉन्गर रन देना चाहते हैं विदाउट सीनियर्स इन जिम्बाब्वे टूर। अब वो देना चाहते हैं, तो अच्छा है कि आकिब जावेद आए हैं, वो उसको लेके चले। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आकिब जावेद को परमानेंट बना दें। उनको पता हो कि पिछले 2 महीने में मैंने इनको चांस दिया, अगले 2 महीने में ये रखने और आगे नए प्लेयर। मज़े की चीज़ पता है क्या होगी? लिमिटेड ओवर्स के कोच जो आकिब जावेद हैं, उनके पास ज़्यादा से होगी कि टेस्ट मैच में कौन सी टीम खेलेगी कंपेयर टू जेसन गिलिस्पी जो कि टेस्ट के हेड कोच हैं। ये क्या सर्कस बना हुआ है पीसीबी? यार, ये तो अब ऑलरेडी डिफाइंड चीज़ है ना, कि जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी वो करेंगे, कि जो कोच और सिलेक्शन कमेटी है, कोच का उसमें रोल नहीं है, राइट। और जो आकिब जावेद हैं वो ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी में हैं,
थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड की, चीज़ों लेकिन को है बिला वजह कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ना। आपको चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए, या तो आप एक कोच रखो, या अगर आपने डिफरेंट कोचेस रखने हैं तो आप उनको सिलेक्शन पावर क्यों नहीं दे रहे? पीसीबी को मसला क्या है कि आप उनको क्यों नहीं पावर कर रहे कोच को और कैप्टन यार को? ये तो अब पीसीबी की मर्जी है ना कि वो किसको सिलेक्शन पावर देना चाहते हैं, क्योंकि जब मिसबाह उल हक कोच बने थे तो वो साथ ही सेलेक्टर थे, और अभी अगर आकिब जावेद सेलेक्टर हैं और उनको 11 की भी सिलेक्शन की पावर है तो इट्स फाइन। अगर कोई भी चीज़ डिफाइंड होती है ना पहले ही, वो फाइन है, मतलब अगर उसमें बाद में मसला नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो इस चीज़ में अब अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि सिलेक्शन कमेटी 11 बनाएगी, दैट्स टोटली फाइन, ये पीसीबी की मर्जी है, जाहिर है। तो अब ये मतलब उससे मसला नहीं, मसला ये है कि मतलब एक परमानेंट कोच होना चाहिए जिसका मतलब क्लियर हो पता, और आगे भी हो सकता है कि पाकिस्तान देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो कि ESPN क्रिक इन्फो ने रिपोर्ट किया और उसको पीसीबी ने रिफ्यूज़ किया कि जो जैसन गिलिस्पी हैं वो टेस्ट के कोचिंग से हट नहीं रहे, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि हट रहे हैं। तो खैर वो अब देखेंगे कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद क्या होता है, तो मतलब अगर ऑल फॉर्मेट का एक ही कोच आता है या क्या होता है। लेकिन ये है कि मतलब देखे ना, यही तो पॉइंट है कि इवन इफ साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान खुदा न खास्ता हारता है तो कोच को इतनी सर्टेनिटी होनी चाहिए कि उसको हटा नहीं दिया जाएगा एक सीरीज़ हारने के बाद, क्योंकि आपको एक लॉन्गर रन देना पड़ता है किसी भी एम्प्लॉय को जब आप हायर करते हैं कहीं पे भी, तो उनको आपको एक लॉन्गर रन देना पड़ता है टू प्रूव देमसेल्व्स। ये तो एक बेसिक रूल है। नहीं, ये तो ऑफ कोर्स अगर कैप्टन बनता है, कोच बनता है, उनको लॉन्गर रन देना पड़ता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे आ रही है ना कि पीसीबी ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम मतलब या पीसीबी ने डिसाइड कर लिया या गैरी क्रिस्टन ने जो रिज़ाइन किया है उसके बाद अब चेंज तो आना ही था। अब गिलिस्पी को उन्होंने हटाया भी नहीं है अभी तक, और ये भी नहीं बोला कि हम हटाएंगे। दैट मीन्स कि पीसीबी इंटरिम कोचिंग से वो तो लिमिटेड ओवर्स से तो हो तो गया ना लिमिटेड वो। ओवर्स में इंटरिम कोच इसलिए है क्योंकि क्रिस्टन ने रिजाइन कर दिया, गैरी क्रिस्टन ने रिजाइन कर दिया, आकिब जावेद कोच आ गया। लेकिन हाँ, अब ये है कि यहाँ पे अभी परमानेंट कोच अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आकिब को भी इंटरिम रखा है और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक परमानेंट कोच आएगा। दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग कि जो आकिब को, और इवन पीसीबी ने ये पब्लिश भी किया है कि आकिब जावेद को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी विद द सिलेक्शन कमेटी आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। सो ये जो कि मोस्ट लाइकली हाई परफॉर्मेंस वाला रोल है हो सकता है। अब हम कोचिंग की तो बात कर ली है, अब जो करंट ये कोच थे लिमिटेड ओवर्स में, इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। जो सीरीज़ अभी कंक्लूड हुई है, आई थिंक पाकिस्तान ने ODIs में तो बहुत इंप्रेस किया था, बट T20s में थोड़ा सा बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अनसेटल्ड नज़र आए हैं। तो थोड़ा मतलब T20 वर्ल्ड कप के बाद से मतलब ऐसा लग रहा है कि अब साहिबजादा फरहान का भी ऑर्डर्स कभी चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ही T20 वर्ल्ड कप के दौरान या पहले सेटल्ड था सारा कुछ? आप कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी नहीं, मैं तो अभी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना, वो तो जाहिर है काफ़ी देर से, मेरे ख्याल से 2022 के बाद से अनसेटल्ड ही चल रही हैं चीज़ें। यार पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान भूल चुका है कि हम T20 कैसे खेलते थे। मतलब अच्छा, मज़े की बात, पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम जब वो 2007 में जब T20 एक नया फॉर्मेट था। वही मैं कह रहा हूँ कि अब भूल है इस तरह चुका है कि वो टीम जिसके पास 2007 में ओपन इमरान नज़ीर करता था, और उसके बाद कामरान अकमल भी उनके साथ करते थे, उसके बाद मोहम्मद हफीज़, शर्जील खान, ये ओपनर थे। और आज उस टीम को आप देखें कि उनकी पावर प्ले के अंदर जहाँ पे मैगर्क जैसे प्लेयर्स जो कि नए आए हैं अभी कंपैरेटिवली, और पाकिस्तान के अटैक के अगेंस्ट 3 ओवर्स में 48 रन लग रहे हैं और पाकिस्तान 6 ओवर्स में 33 कर रहा है। सो मुझे लगता है कि भूल चुका है यहाँ वो अब प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान के थोड़ा वो तो ठीक है ना, अब साइम की परफॉर्मेंस ही चली, पाकिस्तान ने जो उनके पास टैलेंट है उसी से जो है बेस्ट मतलब जो टैलेंट अवेलेबल है, ठीक है, उसी में से एक्सट्रैक्ट करेंगे ना परफॉर्मेंसेज। अब साइम को चांसेस दिए, साइम को थोड़ा सा सब इस पे एग्रीड थे कि साइम को इस फॉर्मेट से ब्रेक देनी है क्योंकि वो बाकी फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हारिस भी परफॉर्मेंस की वजह से, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, आउट हुए थे। फखर जमान का मसला हो गया था, हारिस की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं थी। हारिस पे ना एक चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मुझे इवन सारे लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। हारिस को हमेशा लोग समझते हैं कि वो परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए हैं। हारिस इस वक्त टीम में नहीं है, उसको इस चीज़ के साथ जस्टिफाइड किया जा सकता है, जस्टिफाई के अभी उनकी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन फॉर्मेट मिक्सिंग क्यों हो रही है? सलमान अली आगा तो टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है, तो सलमान अली आगा T20 के कैप्टन, सलमान अली आगा पे जा रहे हैं ना, मुझे जस्टिफाई करने दे, अपना हारिस वाला पॉइंट आप वीक ना होने दे, क्योंकि मोहम्मद हारिस जब टीम में आए थे 2022 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें फखर जमान इंजर्ड हुए थे, और जो रिजर्व प्लेयर थे उनमें से मोहम्मद हारिस टीम में आए, उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छे रन्स किए, उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लोकी फर्गूसन को बैक टू बैक बाउंड्रीज मार के सेमीफाइनल अपनी तरफ कर लिया। अब उसके बाद पाकिस्तान ने खेला है अफगानिस्तान की सीरीज़, उसमें पूरी की पूरी टीम फेल हुई, अकेले मोहम्मद हारिस नहीं फेल हुए, एंड 3 मैचेस के फेलियर पे आप किसी को ड्रॉप कर भी नहीं सकते। उसके बाद थी होम पे सीरीज़ पाकिस्तान की 5 T20 की, जिसमें 4 में हारिस ने किया बेंच गर्म, आखिरी में उनको चांस मिला
एक बॉल खेली, उस पर आउट हुए, उसके बाद आज तक मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान के लिए कोई T20 नहीं खेला। सो मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त हारिस की जो डोमेस्टिक की PSL की नेशनल T20 की परफॉर्मेंस है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसकी बेस पे उनको सेलेक्ट किया जाए। लेकिन अगर किसी को लगता है, जैसे आपने बोला है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुए थे, वो 2 साल पहले जो ड्रॉप हुए थे या 1.5 साल पहले, वो अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं हुए थे। आई डोंट नो क्यों हुए थे। चल रहे हैं यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं, सलमान अली आगा पे आते हैं। मेरे ख्याल से सलमान अली आगा की जो सिलेक्शन T20s में है, ये क्लासिक केस है ऑफ फॉर्मेट मिक्सिंग, जो कि PCB हमेशा से कल्प्रेट रहा है करने का। क्योंकि अब सलमान अली आगा इज़ ऑल्सो समवन जो कि एक तरह से एक एंकर का रोल अदा करते हैं। उनको हम पावर हिटर नहीं मान सकते, ठीक है ना। उनकी कोई इतने आई थिंक स्टार्ट्स हैं, अंडर 20 उनकी एवरेज है, अंडर 120 उनका स्ट्राइक रेट है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि चलो सलमान अली आगा एक तो आपने इंक्लूड कर दिया, फिर उसके बाद वाइस कैप्टनसी उनको दे दी T20 की। किसी और फॉर्मेट की देते तो इट वुड हैव मेड मोर सेंस, ठीक है। उसका ऑब्वियसली उनके पास है ODI की वाइस कैप्टनसी, लेकिन T20s की मुझे सलमान अली आगा की इंक्लूजन समझ नहीं आई। यार ये जो पूरी टीम सेलेक्ट हुई है ना, हमने स्टार्ट में जैसे बात की है, तो इस पूरी टीम का मुझे कॉम्बिनेशन में पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे ना समझ नहीं आया इस T20 टीम का जो अभी ऑस्ट्रेलिया में थी। क्योंकि इसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान एंड हसीबुल्ला भी सम हो, लेकिन हसीबुल्ला फिर भी उनसे उस लिहाज में बैटर हैं। ये काइंड ऑफ सेम टाइप के बैटर हैं। अब जब सेम टाइप के बैटर हैं, आप किसी एक बंदे की उठा लेंगे परफॉर्मेंस, तो आपको रन्स भी नजर आएंगे, कुछ ना कुछ नजर आएगा, इसलिए वो सेलेक्ट हुए। लेकिन जब इन सबको एक 11 में खिलाओगे तो फिर T20 की चेंज करते तो क्या होता, फ़खर जमान होते, ठीक है, एक प्लेयर, और हारिस को चले इंक्लूड कर लेते। नहीं, हारिस की अभी तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस इतनी नहीं थी, तो फिर किसको करते, फ़खर जमान होता बस। यार फ़खर जमान होते, साइम अयूब, जिनको आपने वनडे में उनके इंटेंट और साइम अयूब ही तो है जिसमें हम फॉर्मेट मिक्सिंग नहीं कर रहे, क्योंकि वो T20s में उतना T20 इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ले दे के मेरिट पे सिर्फ इस वक्त अगर आप एग्री करें या ना करें, फ़खर जमान की जगह बनती थी, ठीक है। एक प्लेयर आने से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं, देखें, सलमान अली आगा की एक तो जो आपने बात की है ना, वो खेल रहे हैं नंबर 5 पे, ठीक है। तो जो मेरी बात करने का मकसद है वो ये है कि नंबर 5 पे सलमान अली आगा आपको इनिंग्स बिल्डिंग के लिए नहीं चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अब सलमान अली आगा जो हैं, वो जिस तरह के प्लेयर हैं, उन्होंने PSL में जो 50s की थी वो भी वन डाउन आके की थी, नंबर 3 पे। यहाँ पे आप उनको नंबर 5 पे खिला रहे हो। उसके बाद उस्मान खान यहाँ पे मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, जो उन्होंने PSL में सेंचुरीज की थी, जिनकी बेस पर सेलेक्ट हुए थे, वो एज एन ओपनर की थी, ठीक है। हसीबुल्ला नंबर 7 पे खेल रहे हैं, 7 ओवर्स का मैच है, मोहम्मद रिजवान ओपनर है, फरहान ओपनर है, हसीबुल्ला नंबर 7 पे। सो बैटिंग ऑर्डर एंड टीम कॉम्बिनेशन T20 के लिए समझना जरूरी है। इंडिया को देखें, लेकिन इसका दूसरा POV ये भी तो है कि काफ़ी टीम्स अपने, जिस फॉर एग्जांपल आई थिंक मैंने ऑस्ट्रेलिया का सुना था कि उन्होंने ये वाला स्क्वाड सेलेक्ट किया, ठीक है। अक्सर कोई एक T20 स्क्वाड था और उसके बाद वो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि एंट्री पॉइंट्स पे किस प्लेयर को कहाँ भेजना है। तो T20 आइज में बैटिंग ऑर्डर इतना मैटर तो नहीं करता। बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सही कहा है आपने, मैटर नहीं करता, एंट्री पॉइंट मैटर करता है, राइट। जब 7 ओवर्स का मैच हो गया, मैक्सवेल वन डाउन आ गए, तो न्याजी क्यों नहीं ऊपर आ सकते, ये भी बात ठीक है। सो ये चीज़ देखने की जरूरत है। जब ऊपर आपने एक एंकर भेज दिया, उसने कोई अपने सेटल होने के लिए, मतलब लाइक जाहिर है हर बंदे का एक नेचुरल खेलने का तरीका, ठीक है। अगर वो उस तरह की अपनी नेचुरल गेम कर रहा है, लेकिन गेम अब 7 ओवर्स की हो गई है ना, चेंज करना है थोड़ा स्टाइल। और उसके बाद अगले मैच में भी, दोनों मैचेस में देख लें तो डिफरेंट चीज़ है। और पाकिस्तान की टीम 150 नहीं कर सकी दोनों मैचेस में। सो अगर हमारी टीम, हम कहते हैं एंकर्स वाली टीम है, जो 150 कर सकती है, 160-70 कर सकती है, तो वो भी तो नहीं हुआ। चलें थोड़ी सी पॉजिटिविटी पे आते हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक हारिस रऊफ वाज सुपर्ब थ्रू आउट द टूर, और उसके साथ साथ आई थिंक अब्बास अफरीदी इज़ क्रिमिनली अंडररेटेड, क्योंकि उनकी हमेशा से T20I फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं जब से उन्होंने डेब्यू किए। और जिस तरीके से उनके वेरिएशंस होते हैं, मतलब ही हैड एन एवरेज ऑफ 6 आई थिंक इस टूर पे, और मतलब कंसिस्टेंटली, जैसे कहते हैं ना, ही हैज़ द एबिलिटी टू टेक विकेट्स। उन्होंने मेरे ख्याल से मुझे बहुत इंप्रेस किया, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा, एक चीज़ जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, अंडररेटेड, ये मैंने 2-3-4 दिन से काफ़ी सुना है कि अब्बास इज़ अंडररेटेड। देखें, अंडररेटेड नहीं है। हम अंडररेटेड उस चीज़ को समझते हैं जिसकी सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात होती है, वो जिसकी ज़्यादा बात नहीं होती वो अंडररेटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है। अब्बास न्यूजीलैंड टूर में आए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, वो वर्ल्ड कप में भी सेलेक्ट हुए, राइट। उसके बाद वर्ल्ड कप में खेले भी, और वर्ल्ड कप में जो उन्होंने स्पेल्स किए, उन्होंने बैट से भी कुछ परफॉर्म किया, तो इसीलिए वो आज वाली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में है। यहाँ पे सेलेक्टर्स को क्रेडिट इस चीज़ का जाता है कि उन्होंने पीछे वाली, मतलब उनकी अच्छाई, हम पॉजिटिविटी की हमने बात किया कि हाँ, अंडररेटेड वो तब होता जब उसकी परफॉर्मेंस को
इग्नोर किया जाता है और वो हम आगे सेलेक्ट ना होते अंडररेटेड हैं। उसी को कहते हैं ना, जो सोशल मीडिया पे ठीक इसी है, को कहते हैं। अंडररेटेड कहना इतना मसला नहीं है जिस पे लंबी बात की जाए, लेकिन यह कि अब्बास ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और हारिस रऊफ की आपने बात की यार, हारिस रऊफ ने थ्रू आउट द टूर, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो उनका होम ग्राउंड है, मतलब लाइक फील ये आती है इतना अच्छा खेलते हैं। और होम ग्राउंड इस सेंस में है कि वो बड़े अपने स्टार्ट से इवन अपने डेब्यू से पहले वहाँ पे खेले थे और उनकी वहाँ अच्छा, एक मुझे बड़ी इंप्रेसिव बात लगी थी कि मेलबर्न स्टार्स में मैक्सवेल भी होता था, जिसका मतलब ये है कि हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को बॉलिंग की हुई है एंड मैक्सवेल वाज यूज्ड टू फेसिंग हारिस रऊफ। यूजली जब ऐसा केस होता है तो उसमें बैटर जो होता है वो यूज्ड टू हो जाता है बॉलर को खेलने में और उसको फिर आसानी होती है। हमने सुना था कि चेन्नई में जब मुरलीधरन और धोनी होते थे तो धोनी, उसकी वजह से धोनी को ज़्यादा ईज़ होती थी मुरलीधरन को खेलने में। तो डिस्पाइट बीइंग इन द सेम टीम इन द बिग बैश, हारिस रऊफ ने फिर भी मैक्सवेल को डोमिनेट किया है, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और मतलब एक मैच में उनका जो स्ट्रोक चला था उसमें सबने देख लिया था कि मैक्सवेल क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर एक ग्राउंड के एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर एक बॉलर ने एक बैटर को बॉलिंग की हुई है तो बैटर भी अंडरस्टैंड करता है, लेकिन एट द सेम टाइम बॉलर भी वो कंडीशंस अंडरस्टैंड कर रहा होता है और उस कंडीशंस में बैटर कैसी टेक्निक से खेल रहा है ये भी बॉलर नोट करता है। तो ये ऑफ कोर्स हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और मैक्सवेल को उधर बीट किया उन्हीं के होम ग्राउंड पे। एक और बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड इन द पाकिस्तान फैंस दैट वर मॉकिंग बाबर आजम। आई थिंक आपका प्लेयर जैसी भी परफॉर्मेंस जब भी कर रहा हो, आपको कोई राइट नहीं देता कि आप उनके साथ बदतमीज़ी करें, खास तौर पे जब वो बाबर आजम जैसा प्लेयर हो जिसने हमारे लिए इतनी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं एंड इज़ ऑन हिज वे टू बिकम पाकिस्तान बेस्ट एवर बैटर। तो आई थिंक दैट वाज रियली अनफेयर। यार देखो, इस पे मेरा ये ओपिनियन है, बाबर आजम ऑफ कोर्स परफॉर्मर है और बाबर आजम ऑफ कोर्स पाकिस्तान का हीरो है। कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान का वो फेस है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत, कोई भी इंसान जो होता है ना, उसको आपको पब्लिक प्लेस पे इस तरह करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आपके साथ होगा तो भी आपको बुरा लगेगा। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है लोग ना पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं, इनको ये अचीवमेंट लगती है कि आपने किसी नॉन परफॉर्मर या किसी ऐसे बंदे को जो कि चल रहे अपने अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको आपने पब्लिक प्लेस में ऐसे कर दिया तो आपकी बड़ी अचीवमेंट होगी, अपनी वीडियोस बना के लगा। अब खुशदिल शाह के साथ मतलब लाइक ये चीज़ की गई, इमाम ने ये बताया था, आई थिंक मैंने कोई इंटरव्यू सुना था, उन्होंने भी ऐसा कहा था कि मुझे लाइक लोग अगर पब्लिक प्लेस में ऐसा कहते हैं, इवन अगर इफ्तिखार जैसे प्लेयर को आप नेम कॉल कर रहे हो पब्लिक प्लेस में, तो यार ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये पर्सनल जो एथिक्स होते हैं ना आपके, ये उनकी चीज़ है। मतलब आप अगर किसी को भी इस तरह कर रहे हो तो वो वैसे ही लिमिट्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इसका चीज़ से खेल से हिस्सा नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप एथिकली आपके लिए इतनी ज़्यादा गलत है, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम द फ्री हिट शो टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।